हेलो एवरीवन। ये इतना सरप्राइजिंग है कि बहुत सारे एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स के भी प्रोफाइल्स जैसे आते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू कर चुका हूँ और प्रोफाइल्स स्कैन कर चुका हूँ। और सरप्राइजिंग इसलिए है बिकॉज ये देख के अजीब लगता है कि बहुत एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स के रिज्यूमे अच्छे से नहीं बनाते। आई डोंट नो व्हाई कि कस्टमाइज क्यों नहीं करते हैं। तो थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स डेटा साइंस के हिसाब से, डेटा साइंस जॉब के लिए अप्लाई करने के हिसाब से रिज्यूमे बनाने के लिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ रिज्यूमे का टाइटल ही रिज्यूमे होता है, जो नहीं होना चाहिए। आपका रिज्यूमे शुरू होना चाहिए आपके कंप्लीट नेम से, अच्छा खासा बोल्ड, ठीक ठाक फॉन्ट साइज में। इसके अलावा बहुत सारे अपने डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारा पर्सनल प्रोफाइल देने का ज़रूरत नहीं होता है। बिकॉज किसी को कंसर्न भी नहीं है कि आपका मैरिटल स्टेटस क्या है और फैमिली में कौन कौन है और क्या आपका फैमिली बैकग्राउंड है। आपको ज़रूरी बातें ज़रूर बतानी चाहिए, लाइक कॉन्टैक्ट नंबर, लाइक लोकेशन। अगर नेशनल डोमेन में अप्लाई कर रहे हैं तो सिटी स्टेट इतना बहुत है। इंटरनेशनल अप्लाई कर रहे हैं तो कंट्री भी मेंशन कर सकते हैं। और ईमेल आईडी आपका एक फंक्शनिंग और फ्रिक्वेंटली जिसे आप चेक करते हैं वो ईमेल आईडी। यहाँ पर बाकी बहुत ज़्यादा आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन ईमेल आईडी आपके कंट्रोल में है, इसीलिए मैंने कोई खास सिंटैक्स इसे दिया नहीं है। ईमेल आईडी मैंने लोगों के देखे हैं कि रैंडमली उसमें नंबर आते हैं और एक्रोनिम्स आते रहते हैं। डोंट डू दैट। अपना एक प्रोफेशनल ईमेल आईडी बनाइए जो आपके रिज्यूमे पर रहेगा, और उस रिज्यूमे वाली ईमेल आईडी से लिंक्ड ही आपका लिंक्डइन अकाउंट भी रहेगा। ये ऐसा होना चाहिए कि आपका फर्स्ट नेम डॉट लास्ट नेम या लास्ट नेम डॉट फर्स्ट नेम या हाइफन सेपरेटेड, समथिंग लाइक दैट। समझ गए होंगे। अगर आपको बिल्कुल पॉपुलर डोमेन पे नहीं मिल रहा है, जीमेल पे नहीं मिल रहा, हॉटमेल पे नहीं मिल रहा, याहू पे नहीं मिल रहा, और बहुत सारे डोमेन है, किसी और पे चले जाइए, लेकिन एक ईमेल आईडी कम से कम प्रोफेशनल लुकिंग होना चाहिए। ये दिखाता है आपके रिक्रूटर को कि आपने कुछ मेहनत की है, थोड़ा सा समय लगाया है इन चीज़ों के लिए, जो कि अच्छा है। सिंसियरिटी दिखाता है आपकी। इसके नेक्स्ट आते हैं, और ये बहुत ही डिबेटेबल क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग अपना रिज्यूमे शुरू करते हैं करियर ऑब्जेक्टिव से, और वो करियर ऑब्जेक्टिव भी गलत नहीं समझिएगा, लेकिन कॉपी पेस्ट होता है, जितना कि मैंने देखा है। ये मेरा रिज्यूमे है, ये मेरा करियर ऑब्जेक्टिव है, और करियर ऑब्जेक्टिव क्या है? To grow with and within a company who provides me liberty and who provides me opportunity to take out of the box approaches and this and what nonsense it keeps going on। देखते से ही समझ आ जाता है कि आपने ये कॉपी पेस्ट कर रखा है नीचे। मत कीजिए। ऑन टॉप ऑफ दैट, आपका करियर ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो सकता है और जेन्युइन भी हो सकता है, लेकिन आपके रिक्रूटर को किस बात से मतलब है? उसे आपके ऑब्जेक्टिव से मतलब नहीं है, उसका अपना कुछ ऑब्जेक्टिव है, और वो क्या है? उसके पास एक वैकेंसी है वो फुलफिल करनी। तो उसे वो बताइए ना यार, जो उसका ऑब्जेक्टिव है। वो क्या है? 3-4 लाइन में ये बताइए कि आप कौन हैं। तो आपका पहला हेडर करियर ऑब्जेक्टिव मत कीजिए। ये एक प्रोफाइल समरी या एन ओवरव्यू या दैट काइंड ऑफ ऐसा कुछ हेडिंग बना लीजिए, और यहाँ पर आप समरी में डालेंगे 3-4 बुलेट्स छोटे छोटे से, कि आपका इतना एक्सपीरियंस है, आपका एक्सपर्टीज इस डोमेन में है, और मे बी एक दो ऐसी क्वालिटी जो ठीक है, बिहेवियरल बिहेवियरल एस्पेक्ट दिखा सकती हो आपके। जैसे मेरा थोड़ा सा जॉली नेचर है, थोड़ा फ्रेंडली रहता हूँ अपनी टीम में। तो 2 या 3 बस, इससे ज़्यादा नहीं। समरी मतलब समरी होना चाहिए। इससे नेक्स्ट आते हैं, इसमें अगेन डिबेट है कि पहले एकेडमिक्स आने चाहिए कि करियर टाइम लाइन आनी चाहिए। अब इसमें डिपेंड करेगा, जो मेरे को लगता है, जो मेरे को अच्छा लगता था मैं वही बता रहा हूँ आप लोगों को। अगर आप फ्रेशर हैं या करंटली जिस डोमेन में आप एंटर करना चाह रहे हैं एटलीस्ट उसमें फ्रेशर है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अभी तक जॉब किया है
लेकिन आपने डेटा साइंस में कभी जॉब नहीं किया है, तो बेटर है आप अपने एकेडमिक्स पहले रखें। एकेडमिक्स में भी बिल्कुल 12th 10th और वहां तक जाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि वो सब मेंशन करना चाहिए क्योंकि फर्स्ट आए थे उस समय। नहीं, वो जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली जब आप जॉब अप्लाई कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, और अगर पीजी किया है तो वो मेंशन कर सकते हैं, और अगर कोई आपके पास एकदम क्रेडिबल सर्टिफिकेशन है वो मेंशन करना चाहते हैं तो वो हो सकता है। जब मैं सर्टिफिकेशन कह रहा हूँ तो डोमेन स्पेसिफिक, जैसे आप डेटा साइंस में एंटर कर रहे हैं और आपने डेटा साइंस का कोई सर्टिफिकेट आपने किसी इंस्टीट्यूशन से किया हुआ है तो वो मेंशन करेंगे। अगर जॉब प्रोफाइल नहीं थी नहीं है करंट में, तो अगर है तो वो तो बहुत अच्छी बात है, वो फिर पहले आएगी, करियर टाइमलाइन फिर उससे पहले आएगी। इसमें ये आपको बिल्कुल काटा लगाने की जरूरत नहीं है कि यही फॉर्मेट होना चाहिए और यही हेडिंग्स होने चाहिए। मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पर दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो जैसे करियर टाइमलाइन लिखा है, आप करियर ओवरव्यू लिखेंगे वो भी चलेगा। ये करियर टाइमलाइन एकेडमिक्स से पहले आएगी अगर आपके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस है तो। अगर नहीं है तो एकेडमिक्स और सर्टिफिकेशन दे सकते हैं। करियर टाइमलाइन में आप क्या क्या चीजें दे सकते हैं, ये आपने सभी जगह लिखा पढ़ा सुना होगा, और जो कि बिल्कुल सही बात है। ये रिवर्स क्रोनोलॉजी में होना चाहिए, यानी लेटेस्ट सबसे पहले हो और उससे पहले उससे पहले उससे पहले वाले आप देते चले जाएंगे। इसका बड़ा सिंपल सा कारण है, जो लेटेस्ट है वही सबसे ज्यादा रेलेवेंट है, वही देखना है आपके नेक्स्ट रिक्रूटर को। अब यहाँ पर लोग गलत क्या करते हैं, आपने अपना लेटेस्ट एम्प्लॉयर का नाम बताया, लोकेशन बताया, फ्रॉम टू, ठीक है, फ्रॉम मंथ टू, तो फ्रॉम क्लॉज है, इसमें एग्जैक्ट डेट देने का जरूरत नहीं होता है कभी भी। मंथ और ईयर दे सकते हैं, इतना सफाइस करता है। बहुत लंबा आपका करियर टाइम है ना तो ईयर टू ईयर भी चलेगा। प्रॉब्लम आती है यहाँ जो टास्क परफॉर्म है। यहाँ पर लोग क्या करते हैं कि टास्क परफॉर्म में अपनी डे टू डे एक्टिविटी डालने लगते हैं। आई हैव अ करियर ऑफ विच इज स्पैनिंग सम 14 years नाउ। तो डे टू डे मैं क्या क्या कर रहा था वो फिर इस हिसाब से तो मेरी टाइमलाइन कभी खत्म ही नहीं होगी अगर मैं डे टू डे बताने लगूँ कि मेरे टास्क क्या क्या थे। रादर देन यहाँ पर हम एंटर करेंगे कि उस टास्क में मैंने किया क्या था। जैसे मैं कीवर्ड बोल रहा हूँ परफॉर्मेंस, इसके लिए मैं एक बड़ा ब्रॉड सा आपको एक गाइडलाइन दे देना चाहता हूँ, बिकॉज वो हर आदमी के लिए अलग अलग होगा। इसके लिए आप क्या देते हैं, आप इस सेंटेंस को इस तरह से फॉर्मुलेट करने की कोशिश करें, इस सेंटेंस को, दैट समथिंग वाज अचीव्ड, ही अचीव किया बाय सम अप्रोच क्यू, जो कि नंबर्स में देखा जा सकता है आर के थ्रू, कि मैंने एक मार्केट शेयर अटेन किया, एक मार्केट शेयर होल्ड किया अपने कंपनी के लिए, राइट फ्रॉम जीरो, बिल्कुल जब कुछ भी नहीं था वहां पर, भूख से, जिसके लिए हमने टेक्निक यूज की थी। ये डेटा साइंस में भी एक टेक्निक है, आपको अभी आती होगी कि नहीं आती होगी, लेकिन एक टेक्निक है। तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मेरा अप्रोच क्या रहा था, और ये मेजर किससे हो सकता है। आई थिंक अभी तक समझ गए होंगे। मेजर हो रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि पहले हम कहीं जीरो पे थे और अभी हम 20% पे हैं, कुछ नंबर्स आ रहे हैं। तो ये टास्क परफॉर्म आपकी डे टू डे एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, ये कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए। करियर टाइमलाइन में ही एक और चीज भी है जिसका लोग यूजुअली ध्यान नहीं रखते, जो लेकिन मेरे हिसाब से तो बहुत जरूरी है, रखना चाहिए। जैसे कि मैं अपने एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मैं अगर अपनी फर्स्ट कंपनी का बात करूँ, मेरा फर्स्ट एम्प्लॉयर, माई फर्स्ट एम्प्लॉयर was Lafayette Toubro, पॉपुलरली नोन एज L&T। बहुत सारे लोग आप में से जानते भी होंगे। अब
कौन नहीं जानता एलएनटी को? सब जानते हैं एलएनटी को। तो मेरे को कुछ भी अगली बात बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने बोला मेरा मेरा पहला एम्प्लॉयर, मैं कहाँ काम कर रहा था? लाटा नेटवर्क ग्रुप में, इस समय से इस समय तक। थोड़ा बहुत ये काम किया, तो वो मैंने बता रखा। देखिए, होता क्या है जब इस तरह का एम्प्लॉयर के साथ आप काम करते हैं, इतनी रेपुटेशन वाला एम्प्लॉयर ब्रिंग्स सर्टेन रेपुटेशन टू यू ऑल्सो। आपका भी सम्मान बढ़ता है इसका। जब मैं एलएनटी में काम कर रहा था और मेरे फादर, मेरे रिलेटिव बिल्कुल ऐसे बैठते थे, मिलने जुलने वालों से, एलएनटी में है लड़का अपना, अगली बात ही नहीं करता कोई उसके बाद। एलएनटी में है, अरे अच्छा ही चल रहा होगा, इंटेलिजेंट ही आदमी होगा, बढ़िया ही पैसे कमा रहा होगा ना। सपोज एम्प्लॉयर तो ऐसा भी हो सकता है जैसा मेरा लास्ट एम्प्लॉयर। आई एम श्योर आप में से किसी ने शायद नाम भी ना सुना हो, नाम गलती से सुना हो तो ज्यादा किसी को मालूम नहीं है, और वो आपको नहीं पता, लेकिन मुझे पता है ये अच्छा एम्प्लॉयर था। यहाँ भी कुछ समय काम किया मैंने, लेकिन परेशानी क्या है? लोग नहीं जानते हैं। एम्प्लॉयर अच्छा है लेकिन लोग नहीं जानते। तो जब आप किसी ऐसे एम्प्लॉयर के लिए काम करते हैं लाइक एल&टी, लाइक एक्सिस बैंक, तो सभी लोग इनको जानते हैं, जरूरत नहीं है किसी से कुछ भी बात करने का। लेकिन अगर आपका एम्प्लॉयर कोई ऐसा है जो आपको खुद से मालूम है कि बहुत अपने डोमेन में वो कितना भी एक्सपर्ट हो, लेकिन ज्यादातर लोग जान नहीं पाएंगे, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आई एम श्योर डेटा क्लैप आप लोगों ने शायद नाम भी नहीं सुना होगा। अगर मैं आप लोगों से बोलूँ CNH, केस न्यू हॉलैंड, आप में से शायद बहुत सारे लोगों ने नाम भी नहीं सुना हो, लेकिन अपने डोमेन में ये बहुत बड़े महारत हैं। तो ऐसे समय पे क्या करना चाहिए? अगर ऐसा आपको लगता है आपका एम्प्लॉयर है, यहीं पर करियर टाइमलाइन में एक लाइन एंटर कर सकते हैं आप अपने एम्प्लॉयर के लिए, जैसे मैं अपने एम्प्लॉयर के लिए कर रहा हूँ, जो कि अगेन सच है, कुछ गलत नहीं है। नाउ थिंक अबाउट इट। ये एक लाइन लिखते ही वजन आ गया ना आपके एम्प्लॉयर में। जैसे ही आपके एम्प्लॉयर के लिए वजन आता है, ऑटोमेटिकली रिमेंबर दिस, जब भी आपका एम्प्लॉयर अगर एक रेपुटेशन होल्ड करता है, एक सिमिलर रेपुटेशन आपके लिए आती है सामने वाले के दिमाग में। तो जब भी करियर टाइमलाइन अपनी डिवाइस करें, इस तरह से करें, अच्छा रहेगा।